हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड एजुकेशन। और आज हम वेरी मच रिक्वेस्टेड मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बी एक्टिव, अच्छे से पार्टिसिपेट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आप सभी के लिए। जस्ट गेट रेडी, पुल अप योर सॉक्स। मैं यहाँ क्वेश्चंस आपको शो करती जाऊँगी, समझाती जाऊँगी, आप आंसर्स अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा एंड मुझे अपने स्कोर्स ज़रूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में, ओके। एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे स्पेड एजुकेशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ विल यू cater to the needs of visually challenged learners in your classroom in an inclusive school? वीआई बच्चे जो होते हैं हमारे, ब्लाइंड और लो विजन बच्चे जो होते हैं हमारे, उनकी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करेंगे एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, एक इंक्लूसिव स्कूल में, ये आपको बताना है। बाय यूजिंग ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, अलग अलग टीचिंग लर्निंग के मेथड्स और रिसोर्सेज यूज़ करके, या फिर बाय सेंडिंग देम टू स्पेशल एजुकेटर्स, आप उनको स्पेशल एजुकेटर्स के पास भेज देंगे, या फिर बाय प्रोवाइडिंग देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, आप उनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे प्रैक्टिस के लिए, या फिर यू विल मेक देम सिट, SIT है ये, यू विल मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, आप उनको, और जो हाई अचीवर्स मतलब हाई कॉग्निटिव एबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ आप उनको बिठा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो ये है, क्योंकि हम इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो अपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स और रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिवली यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। अगर ये स्पेशल एजुकेटर्स के पास हम भेज देंगे तो हम उनको स्पेशल स्कूल में ही भेज देंगे, राइट। उसके लिए फिर इंक्लूसिव स्कूल में आने की क्या ज़रूरत। प्रोवाइड देम, हम उन्हें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, हमें सारे लर्नर्स को एक साथ लेके चलना है। किसी भी लर्नर की वजह से बाकी लर्नर्स की स्टडीज़ जो हैं वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। एंड हम हाई अचीवर्स के साथ यहाँ पे बिठाना नहीं प्रेफर करते। क्यों? क्योंकि इससे उनका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है जब वो देखेंगे कि बाकी बच्चे ये काम कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, या बाकी बच्चे इस तरीके से मैम की बात ईजिली समझ पा रहे हैं और मैं नहीं समझ पा रहा, तो हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। Now the next question is, which of the following statement is true with respect to mathematical learning? अगर हम मैथमेटिकल लर्निंग की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें बताना है। गर्ल्स आर वीकर इन मैथ्स, लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जेंडर के बेसिस पे कोई किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता। एवरीबडी कैन लर्न मैथ्स मोस्ट प्रोबेबली। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्नड बाय रिगरस प्रैक्टिस, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप मैथ सीख सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये अपने माइंड का परसेप्शन है कि क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है या क्या ईजी है। हम जैसा दूसरों से सुन लेते हैं वैसा ही हम परसीव कर लेते हैं। सो आपको पता चल गया है, इसमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, और यही सही आंसर है। कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता है, बी इट मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर सब्जेक्ट, ओके। इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज़रा कि किस क्वेश्चन से आपको क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्टिविटी। क्लासरूम में ये चीज़ें हो रही हैं, इनमें से आप किसको एक एक्टिविटी बोलोगे। एक्टिविटी यहाँ पे है एक पर्पसफुल एक्टिविटी, एक यूजफुल एक्टिविटी, ठीक है। अ चाइल्ड रिसाइटिंग काउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ राइम्स, बच्चा जो है वो काउंटिंग को राइम्स की फॉर्म में, पोएम की फॉर्म में गा रहा है। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, बच्चे जो हैं वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं, जो टीचर ने लिख दिया है बोर्ड पे वो उसे कॉपी में लिख रहे हैं। चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, बच्चे जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें। या फिर टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम्स, टीचर जो है क्लास में बता रही है कि सम्स आपको कैसे करने हैं। तो इसमें से आप एक एक्टिविटी किसको मानोगे। हमेशा हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ पे हमारा लर्नर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है, जहाँ पे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आप खुद करके सीख रहे हैं, राइट। तो जब बच्चा अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करता है तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखता है, जो कि बाकी दिए हुए ऑप्शन से बेटर है। अब हम चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। यहाँ क्या एक मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं है।
विजुअलाइजेशन मतलब चीज़ों को विजुअलाइज करना, मतलब जैसे हमने आपको कोई वर्ड बोला और आप उसकी इमेज जो है अपने दिमाग में सोच पा रहे हो। मेमोराइजेशन मतलब याद करना। एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना। और ट्रांसपोजिशन मतलब पोजिशन चेंज करना। तो यहाँ पर क्या एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, वो है मेमोराइजेशन। कहीं भी अगर आपको रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा तो वो हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है टुवर्ड्स लर्निंग, बिकॉज लर्निंग में हम कभी भी चीज़ों को रटने पे ध्यान नहीं देते, उनको याद करने पे ध्यान नहीं देते, हम हमेशा ध्यान देते हैं कैसे आप चीज़ों को समझें, राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व different physical quantity in measurement as proposed by Piaget. Conservation of volume is grasped before conservation of mass. मतलब बच्चा conservation of volume पहले ग्रास्प कर लेता है, पहले सीख लेता है बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ मास। मास से पहले बच्चा वॉल्यूम के बारे में सीख लेता है। कंजर्वेशन ऑफ वेट इज़ ग्रास्प बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। नंबर से पहले बच्चा वेट के बारे में सीख लेता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेसिक तो आपका नंबर से ही शुरू होता है। कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। नंबर से पहले बच्चा लेंथ का कंसेप्ट सीख जाता है, ऐसा नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। पहले बच्चा वेट के बारे में सीख लेता है और उसके बाद वॉल्यूम के बारे में सीखता है। तो इसमें से आपको क्या सही लगता है? वॉल्यूम होता है, जैसे हम कैपेसिटी की बात करते हैं कि कोई चीज़ अपने अंदर कितनी वॉल्यूम या कितनी क्वांटिटी स्टोर करके रख सकती है, वो होता है वॉल्यूम। कोई बच्चा जो है वो पहले वेट को उठा के बता सकता है कि ये चीज़ भारी है या ये चीज़ हल्की है। पहले वो वेट के कंसेप्ट को ग्रैस्प करता है और उसके बाद वॉल्यूम के कंसेप्ट को, जैसे थोड़ा बड़ा होता है तब वो देख पाता है कि अच्छा ये एक ग्लास है, इसमें इतनी क्वांटिटी आ सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन से सेट्स हैं जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, ये आपको बताना है। ड्राइंग, वर्किंग बैक, रोट लर्निंग। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई आपकी रोट लर्निंग, तो जहाँ पे ये ऑप्शन है ये पहले ही बाहर हो जाएगा आपका। मेमोराइजेशन, गेस एंड टेस्ट, ड्राइंग। अगेन मेमोराइजेशन आ गया, बाहर हो गया। और ड्राइंग पे भी हम ऐसा कोई फोकस नहीं करते मैथमेटिक्स में जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल्स एंड लुकिंग फॉर अ पैटर्न, ये हो सकता है। उसके बाद ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग एंड मेमोराइजेशन, फिर यहाँ पे वही चीज़ आ गई। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के आप अपने ऑप्शंस को बाहर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेमोराइजेशन की बात हम कहीं नहीं करेंगे। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट या नॉट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें शायद ये आंसर हो सकता है, पर आपसे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पूछी गई है, क्या होती है। तो मैथ्स में जब बच्चा रीजनिंग करता है, वेरिएबल्स यूज़ करता है या पैटर्न ढूंढता है किसी प्रॉब्लम में, तो वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के अंडर आता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है सी। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हील्स लेवल्स रेफर टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। वैन हील्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, ठीक है। वो किसके बारे में है? प्लेस वैल्यू के बारे में है, जियोमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में है, फ्रैक्शंस के बारे में है, या फिर नंबर कंसेप्ट के बारे में है। तो इसका सीधा सा आंसर है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। वैन हील्स की जो स्टेजेस हैं वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में हैं, जो कि ये हैं जहाँ पे हम शेप्स की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन करता है बच्चा, फिर एनालाइज करना शुरू करता है, फिर बच्चा पहुँचता है इनफॉर्मल डिडक्शन की स्टेज पे, फिर डिडक्शन की स्टेज पे, एंड देन रिगर स्टेज पे। तो ये है यहाँ पे ज्योमेट्री की बात। ओके, now our next question is which of the following letters have both vertical and horizontal lines of symmetry। जब किसी चीज़ को आपने सिमेट्री में डिवाइड किया है, मतलब आपने उसको इक्वली डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, कुछ लेटर्स हमें दिए गए हैं कि अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में इसको बांटें तो हमें हमेशा इक्वल सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्स की, सबसे पहले तो अगर हम इसको वर्टिकली बांटें, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, और हम इसको हॉरिजॉन्टली बांटें, तो यहाँ पे हमें हमेशा सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम बात करें सी की, तो अगर हम इसे वर्टिकली बांटेंगे तो एक तरफ ये मिलेगा और एक तरफ ये मिलेगा, और अगर हम सी को हॉरिजॉन्टली बांटेंगे तो हमें इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में इक्वल मिलेगा पर वर्टिकल में नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें वाई की,
अगर हम इसे वर्टिकली बांटते हैं तो यहाँ पे ये हमें इक्वल नहीं मिल रहा, सिमेट्री में नहीं मिल रहा, राइट। और अगर हम बात करें ए की, तो हम इसे वर्टिकली बांटेंगे तो ये हमें सिमेट्री में मिलेगा पर हॉरिजॉन्टली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स ही एक ऐसा लेटर है जो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस बनाने पे सिमेट्री में मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्स, ऑप्शन ए। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथ्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हम किस एक प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट नहीं मानेंगे जब हम मैथ्स की बात करते हैं, नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। यहाँ पे बहुत सीधा साधा आंसर है, बस आप ऑप्शंस अपने जैसे आपको हिंदी में इंग्लिश में जैसे समझ आए, क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों लैंग्वेजेस में गिवन होते हैं, तो आपसे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या एक चीज़ है जो कभी भी क्लास में नहीं होनी चाहिए या लर्निंग के दौरान या असेसमेंट के दौरान, टीचिंग के दौरान नहीं होनी चाहिए, वो है पार्शियलिटी। टीचर कभी भी बच्चों में पार्शियलिटी ना करे। पार्शियलिटी मतलब कुछ बच्चों को फेवर करे, कुछ बच्चों को अपना फेवरेट बना ले और कुछ बच्चों को छोड़ दे, इग्नोर कर दे, या मे बी उनके साथ स्ट्रिक्ट रहे और बाकी बच्चों के साथ अलग बिहेव करे, ठीक है। तो पार्शियलिटी होता है जब आप भेदभाव करते हो। तो ये कभी भी किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल आपका लर्निंग में नहीं होगा, ओके। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आप और भी आगे क्वेश्चन, चाहिए मैथ्स के बारे में पूछे, चाहिए इंग्लिश के बारे में पूछे, पार्शियलिटी, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, ये ऑप्शंस जो हैं हमेशा आपके नहीं वाले में आते हैं, ठीक है। देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट। इनमें से आप किसको मैथ्स की सेल्फ असेसमेंट की टेक्निक मानेंगे। ऑप्शंस हैं टू इंक्वायर, मतलब इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, टू कंपेयर, कंपैरिजन करना, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप खुद एनालाइज करना चीज़ों को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो उसमें ये सारी ही चीज़ें आती हैं, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बच्चा इंक्वायरी भी करता है, कंपेयर भी करता है, सेल्फ एनालाइज भी करता है, सब कुछ करता है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। जहाँ आपको एक दो आंसर मिल गए और आप श्योर हो कि हाँ ये दोनों आंसर तो है ही हैं, तो आपके पास ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है वो मोस्टली सही होता है। ये हमारे हो गए हैं आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे मैथ्स पेडागोजी के लिए, जो कि आपको सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों में ही हेल्प करेंगे। कोई भी डाउट्स हैं आपको किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड तो वो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर ही देना, है ना। और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है यार, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।